अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, सुखन के सर्कल ऑफ स्टोरी सीज़न 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सीज़न 1 में आपने देखा था, हमने लिटरेचर के हवाले से बात की थी और वह तमाम एपिसोड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सीज़न 2 का जो थीम हमने रखा है वो है चेंजिंग नैरेटिव, और इसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव हैं जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनके हम जो गाने और म्यूज़िक और सब कुछ सुनते आ रहे हैं और हम बहुत पसंद भी करते रहे हैं। बट आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, जो वो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसको वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने शो में असरार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आपने कहा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा है। नहीं सर, मुझे इस बात का इल्म है कि आप कम मीडिया पे रेसिज्म में बिलीव रखते हैं और जब मैं इंटरव्यू की रिसर्च कर रहा था तो मुझे बड़े कम इंटरव्यू मिले, तो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया। खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आज मौजूद। सर ये ब्लेसिंग है कि इस तरह से कोई मौका मिल जाए कि अपनी थॉट्स शेयर करने का मौका मिल जाए। बाकी ये है कि सोचता हूँ तो कहने को कुछ होता नहीं है ज़्यादा, इसलिए जो है थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ कि बंदा जाके बोलेगा क्या, मतलब एक्सप्लेन क्या करेगा। सो ओवरऑल ब्लेसिंग है कि हम साथ जुड़ गए हैं, कुछ बातें होंगी, गपशप होगी। जो असरार हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोज़र, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर और इसके अलावा भी क्या क्या कुछ हैं असरार, अगर खुद ही बताएं तो। सर कुछ मिस तो नहीं कर दिया पहले तो? नहीं, मैं वो एक मिसरा जहन पे मेरे आ रहा है कि तूने क्या क्या ना बनाया, तूने क्या क्या ना बनाया, कोई क्या क्या ना बना। तो ये है कि मालिक के रंग है सारे, वो इंसान तो बस वो मोमेंट लिव कर रहा होता है। सो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के टैग्स लगते चले जाते हैं। बाकी तो तारीफ़ें सारी मालिक की हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल फिर आपसे यही है कि अब आप जब पीछे देखते हैं मुड़कर, तो वो कश्मीर से, हैदराबाद से, लाहौर होते, तो अब आप वो कहते हैं, इंग्लिश में भी जितना बात करते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि शायद आपको इसी मकाम पे आज यही कर रहे होना था, या आप कुछ सेंस बनती है अपनी जर्नी की? आप बनती है, अब आके बनती है। उसकी वजह यह है कि दरमियान में एक टाइम ऐसा आया कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं म्यूज़िशियन मतलब क्यों हूँ। क्योंकि मैंने ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई विश नहीं की थी। इसको मैं प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं करना चाहता था, और इसलिए मुझे कुछ अर्सा ये कन्फ्यूजन रही कि मैं क्यों हूँ, मतलब मुझे म्यूज़िशियन ही बनाया गया है या मेरा काम कोई और था और मैं कोई पटरी से उतर गया हूँ या कहीं। लेकिन जब से शादी हुई है और थोड़ा सा अब कहूँगा कि मैच्योरिटी आई है, थॉट्स थोड़ी क्लियर हुई हैं। सो अब ये मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि मुझे जो है ना यकीनन इसी काम के लिए मतलब ये चीज़ें मुझे बचपन से इंस्पायर करती थी और मैं सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के म्यूज़िक की तरफ, रिदम की तरफ, सुर की तरफ भागता था गैर महसूस तरीके से। सो अब आके जो है ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ है और मैं इस चीज़ को बड़ा खुले दिल से तस्लीम कर चुका हूँ कि मैं, वो कहते हैं ना, गान बजाना ला सो मैं म्यूज़िशियन हूँ और इसलिए मुझे इसका अब ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और इसको ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को इसके अंदर, पहले तो ये था कि अपने मज़ा लेने के लिए बस इंजॉय करते थे। अब यह है कि इसकी जो मुख्तलिफ इसके असरार हैं उनको ज़रा खंगालने का मौका मिल रहा है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट हुई, शादी हुई, फिर माशाल्लाह बाद में बेटियां हैं आपकी, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। अल्लाह। लेकिन प्रोफेशनली जब आपका थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था तो आप हैदराबाद से फिर लाहौर आए और यहाँ पे आपके उस्ताद भी एक थे जिनसे आपने हैदराबाद में आई थिंक सीखा और फिर आप यहाँ पे आए। तो वो प्रोफेशनली कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि अच्छा ठीक है, एज अ म्यूजिशियन, एक तो पर्सनल डेवलपमेंट की आपने बात की, लेकिन प्रोफेशनली आपको लगा कि अच्छा अब मैं अपना काम लोगों के सामने रखूँगा तो ये मेरे अभी तक की बेस्ट एफर्ट होगी? असल में मुझे नहीं पता मैं इसमें दूसरे आर्टिस्ट के बारे में किस हद तक ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि आर्टिस्ट का मामला ये होता है कि उसको बड़ी अर्ली एज से ही ना स्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं मालिक की तरफ से ही। जैसे मैं बिल्कुल दिल नहीं करता था कि जी मैं कोई मिली नगमा, कोई नात, कोई कलाम, कोई गाना सुनाऊं।
लेकिन मेरी फैमिली में मुझे जब भी कोई गेस्ट आते थे तो फ़ौरन पकड़ के कान से कहते थे चल ये चीज़ सुना इनको। अब आपका दिल कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन आप बड़े सम टाइम डांट के भी कहते थे चलो है सुना, ठीक है। सो वहाँ से आपकी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है एक गैर महसूस तरीके से। आपको वो आपका स्टेज ही है, चाहे लिसनर आपका एक है, दो है या कोई भी है, लेकिन वो स्टेज ही है। फिर स्कूल में, कॉलेज में तो करते कराते ये पैरेलल मेरे साथ चल रही थी। और अगेन वही बात कि इसको मेरे जहन बिल्कुल नहीं था जहन में कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। लेकिन अगेन वही कि मैं क्योंकि आर्मी में जाना चाहता था और उसमें नहीं हुआ, तो फिर एक बिल्कुल खला था लाइफ में कि यार मैं करूँगा क्या। अब तो मुझे शौक तो एक ही चीज़ का था, वो हुई नहीं अगर एज अ प्रोफेशन देखा जाए। तो फिर ये चीज़ ऐसी थी कि जो बिल्कुल मेरे साथ साथ चलती आ रही थी। उसको मैं हैप्पीली कर रहा था या नहीं कर रहा था, किसी के कहने पे कर रहा था, अम्मी अब्बू के कि जी चलो नाच सुनाओ, गाना सुनाओ, मिली नगमा सुनाओ, या टीचर्स के कहने पे जी स्टेज पे असेंबली वगैरह जो होती है। तो ये वाहिद चीज़ थी जो मेरे साथ चली आ रही थी और मेरे डार्क टाइम में ये मुझे थोड़ा सा सुकून थोड़ा देती थी कि यार चलो अच्छा गाना सुन लिया या गा लिया। तो करते कराते इसको ये वाहिद चीज़ मुझे लगी कि जिसके अंदर मुझे मज़ा आने लगा। और मैं मज़ा ही लेते लेते कब ये प्रोफेशन बन गया, यानी इससे अर्निंग होना शुरू हो गई। हाँ, ये स्टार्ट तो लाहौर में जब मैं आया, यहाँ बड़े प्यारे यार लोग मिले, उनमें से एक भाई वो कैमरे के पीछे है तो इमरान जावेद। कुछ यार लोग ऐसे मिले कि जिनके साथ एक टीम बन गई और इससे हमें अर्निंग होना शुरू हो गई। तो अगेन वही बात कि अर्निंग हो रही थी, लेकिन एक तो घर की तरफ से कोई उस तरह की जिम्मेदारी नहीं थी, छोटा हूँ सबसे घर में। उस वक्त तक भी मुझे ये नहीं था कि हाँ ये अब मेरी जॉब है और इससे मुझे पैसे कमाने हैं। हम तो एक भाव के साथ एक लिव कर रहे थे, उस जो हम पे बीत रही थी वो हम बस कर रहे थे। इसीलिए मुझे ज़्यादा ये मेरा टेंशन में नहीं रहा कि मेरे जो है गाने वो हिट हो रहे हैं या फ्लॉप हो रहे हैं या उसके व्यूज़ क्या हैं, या ये मेरा सरदर्द रहा ही नहीं कभी। हाँ, मुझे शादी के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मेरा काम है और मैं इसको अब ये मेरा प्रोफेशन है, इससे मुझे अर्निंग भी होती है। जैसे वही बात है ना, वो एक दोस्त कहता है यार एक कहाँ का सूफ़ी है, इसको पता है कि कॉन्सर्ट के पैसे कितने लेने हैं। उसको मैंने कहा था कि मैं बेवकूफ़ ऐसे भी पावे बी बुला दिया ये ये भाईजान आर्टिस्ट पे बीत रही होती है मेरे ख्याल में। आर्टिस्ट पे मोमेंट बीत रहा होता है, गुजर रहा होता है। यही वजह है कि मैंने हमेशा ये बात की है कि शायरी अगर किसी पे उतरी है ना आमद, उसने कंपोज किया है या उससे कुछ लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके मीनिंग 100% उसको पता हो, क्योंकि उसी कलाम के आपके अपने गाए हुए या लिखे हुए या कंपोज किए हुए गाने के मुख्तलिफ मीनिंग्स आप पे सारी ज़िंदगी खुलते रहते हैं। वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेने के बाद वो भी जिस तरह बाकी लिसनर्स होते हैं उनके लिए वो वही होता है कि अच्छा यार इस लाइन का तो मतलब ये भी बन रहा है। तो अल्टीमेटली आर्टिस्ट जो है वो उस मोमेंट को लिव कर रहा होता है इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। उसको वो हैप्पी कर रही है या अजियत दे रही है मालिक की तरफ से, लेकिन वो समझ लें विक्टिम होता है। अब उसके ऊपर उसकी तकलीफ़ है, कर्ब है, या उसकी खुशी है जिसमें वो डांस कर रहा है, उसके ऊपर क्लैप आती है, ये एक अलग स्टोरी है कि जी उसको वो अंदर से उसकी कुछ भी चल रहा हो तो इसको ब्लेसिंग भी कह लें कि लोग उस कैफियत को एंजॉय कर रहे होते हैं या रिलेट कर रहे होते हैं, शायद उनके अंदर भी वही कैफियत चल रही हो। मैं बेसिकली उसी तरफ आ रहा था कि ये जो म्यूज़िक है, जो आप आर्ट पीसेस क्रिएट करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो एक फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है जो आपके अंदर उस टाइम बीत रही है या जो आप कहना चाहते हैं। ऐसे ही। और उस पर अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन शायद ये आ सकता है कि वो जो आपकी ऑडियंस है वो कितना फिर इफ़ेक्ट करती है, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है टू स्टार्ट विद, जो आप उसके बाद प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक आपने बनाया वो बहुत हिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, या एक तरह की जॉनरा आपके साथ एसोसिएट हो गई, तो क्या फिर मैं पर्सनली भी और वैसे आप जनरली जो म्यूजिशियंस हैं, क्या उन पे इम्पैक्ट आता है उसका फिर? इस बात से जो मैं समझा हूँ वो मेरा इसमें सिंपल सी थॉट है।
फनकार को जो पूरी अपनी एफर्ट करनी चाहिए ना, वो करनी चाहिए कि जितना वो प्योर रह सकता है ना। उसकी वजह यह है कि ज़माने के ये जो रोशनियाँ चकाचौंध और ये जो फ़ैन तो फलाना तो तारीफ़ें, और ये ज़ाहिर सी बात इंसान है, उसके दिलो दिमाग पे असर अंदाज होती है। सो मेरा इसमें मानना ये है कि आप जितना जो आप हो वो रहेंगे अगर, तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि देखें हर आर्टिस्ट के, दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट गुजरा है, उसकी एक ख़ास उसकी फॉलोअर, उसके लोग हैं जो उससे जुड़ते हैं। वो भी शायद इसलिए हैं कि उनको अपना आप नज़र आता है, अपनी कोई दुख, अपनी कोई खुशी उस सॉन्ग से या उस आर्टिस्ट से रिलेट कर सकते हैं। सो मैं चाह के भी हर किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता, चाह के भी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए, जो कि रही है हमेशा, कि मैं ख़ुद को दिखावे के लिए या कि जी मैंने फ़लाँ ये ऑडियंस तो मुझे लाइक करती है, अब मैंने उनको लाइक, वो भी मुझे लाइक करें, या उस चक्कर में पड़े बगैर जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मेरे अंदर की आवाज़ है, वो बस मैं शेयर कर दूँ ऑनेस्टली। तो बाकी तो वही बात है कि कुछ लोग उसको लाइक करेंगे, कुछ लोग उसको डिसलाइक करेंगे, उसको वो कितना एक्सपेंड होगा काम आपका, जो फ़न है वो मालिक जाने, वो लोग जाने। सो मेरे केस में यह है कि मैं जो आ रहा होता है दिलो दिमाग में, वो मैं सामने रख देता हूँ। यही वजह है कि मैंने कभी भी चाह के ये कोशिश नहीं की कि जी मुझे यार लोग जी सूफ़ी सिंगर थे फलाना सूफ़ी सा, ये मैंने कोई चाह के नहीं किया। मैंने मूवी सॉन्ग्स भी गाए हैं जिनका मुझे कंटेंट अच्छा लगा है, मैंने बहुत से OSTs भी किए हैं। सो उनमें हरगिज़ भी ये कोशिश नहीं थी कि मेरे पे जो ये टैग लगा हुआ है इसी में रहना है। सूफ़ी म्यूज़िक की हालांकि मेरे नज़दीक कोई ख़ास डेफिनेशन उस तरह इसलिए नहीं होती। सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट है। जो म्यूज़िक है वो वही इंस्ट्रूमेंट, एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसे में उस कोई भी हो, आज का मॉडर्न कोई रैप सॉन्ग हो, अगर उसमें थॉट सूफ़ी होगी तो उसको कह दिया जाता है कि जी उसका वो स्टाइल। तो बेसिकली सूफ़ी थॉट है, म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही है, उसके तो आवाज़ तो फिर जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि आप अपना एक बना रहे हो, उसमें आपका थॉट प्रोसेस है, तो जिस तरह हम लोग फिर सवाल भी करते हैं कि अच्छा फिर अफ़गान जलेबी भी आ जाता है दरमियान में, और शकरवंडा और बाकी सारे जो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको चूज़ करते हुए आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि एक ये भी आता है कि आपका अपना एक काम है जो करना चाहते हैं, बट लोग भी नहीं चाहते फिर तुसी वो काम करो, उनको कुछ और चाहिए। तो क्या ऐसा पॉइंट कभी आता है कि जहाँ पे क्लैश आ रहा हो उन चीज़ों का, या उसको कैसे आप फिर मैनेज थ्रू करते हैं? देखें, अभी तक तो मेरे सारे सफ़र में जहाँ पे भी क्लैश आया है ना, अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, उसमें सिंपल से मेरे रूल हैं। वो ये हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हुआ है आज तक, उसमें पहली चीज़ होती है कंटेंट। अब कंटेंट हरगिज़ मैं इस यहाँ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कोई वो कुछ भी हो सकता है कंटेंट, लेकिन उसके अंदर कोई बात हो, वो बड़ी बाजारी लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई कुछ, हाँ, कोई मुआशरे की कोई पहलू की तरफ लेके आ रहा हो लिसनर को। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जी जो आर्टिस्ट होता है वो एक ही वक्त में बादशाह भी होता है और फ़कीर भी होता है। सो ऐसे में ये जो बताया जाता है ना कि जी अवाम क्या सुनना चाह रही है, ये बात नहीं होती। आपने अगर फिर आपका फ़न, अगर आपके अंदर कुछ मालिक ने कोई यूनिक चीज़ रखी है या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो फिर ये एक्सक्यूज़ ही हैं कि देखें, आप ये नहीं है कि आपको जिसने भी उंगली लगाया और आप उसके साथ चले गए। ये मिसाल तो ऐसी होगी ना कि जो आवाम सुनना चाह रही है जी, ठीक है, आपने एक चीज़ रखनी है, कोई खैर की बात, कोई पॉजिटिविटी, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग सुन के उनको वो इंस्पायर करे और वो किसी बेहतर चीज़ की तरफ आए। ऐसे में जो ये नंबर्स हैं, जैसे हम देखें पाकिस्तान की जो मूवीज़ बनती थी और उसके अंदर सॉन्ग्स होते थे, बड़े इश्क मशूकी और बड़ा हीरो हीरोइन ही गा रहे होते थे, लेकिन वो कंटेंट ऐसा था बड़ा रिच,
मेरा उस तरह की चीज़ से कतन कोई एतराज़ नहीं है। ये तो हिस्से हैं ना इंसान की, मोहब्बत करता है इंसान, नफरत करता है, गुस्सा करता है। सो आर्ट फन के अंदर यही चीज़ें आप एक्सप्रेस करेंगे। सो सिर्फ अल्लाह मौला की बात या दरवेशी या जिसे आम यार लोग अब फ़कीरी और इस किस्म की चीज़ें कहते हैं, मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ यही होगा तो तब ही जो है ना म्यूज़िक पवित्र है, पाक है। आप मुख्तलिफ जो इंसान के हिस्से हैं उनको ज़ाहिर सी बात है आर्ट में ला सकते हैं, लेकिन उनको भी लेके आने का तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माँ पे आपने एक सॉन्ग बनाना है, आपको टास्क दे दिया गया है जी माँ। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपने चाहे आपने माँ के साथ आपने सारी मोहब्बत जतानी है, लेकिन वो जो एक प्रोटोकॉल है उस मामले का, उसको आप नहीं ला सकते अपनी जगह से। इसके अंदर म्यूज़िक का कुछ भी रैप हो सकता है, डब स्टेप, हिप हॉप, ते ट्रिप हॉप, ते फलाना, वट एवर, ये सब हो सकता है, ये साउंड ही है ना जी। लेकिन इसमें वो जो तकद्दुस है उस वर्ड का, वो रहना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह एक जो वतन के लिए सॉन्ग बनता है ये सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसमें आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल ही मतलब वियर्ड सी हो। जैसे आप बात के दौरान कुछ टॉपिक्स में आपको बड़ा उस टॉपिक के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, इसी तरह म्यूज़िक में। सो वो अफ़गान जलेबी हो या वो शक्कर वंडा हो, अगर वो अब ख्वाजा जी के पास तेरी चुगली करूँगा, अगर ये आइटम नंबर में भी है ना, तो मेरे जैसे बंदे को कहेगा वाह रे वाह, ये लाइन तो बड़ी हटके लाया यार, ये क्या बात की है इसने कि ख्वाजा जी के पास तेरी अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूँगा। ठीक हो गया, एक देखने की, सोचने की एक अलग डायरेक्शन है, एक एंगल है। तो मेरे केस में एतराज़ इस चीज़ से नहीं है कि आप, बल्कि मुझे इवन पाकिस्तान म्यूज़िक में तो मेरा दिल करता है कि मूवी के लिए बंदा गाए, और नबील कुरैशी भाई की उनकी तो मेहरबानी है कि वो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में वो थोड़ा सा मुझे याद रखते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जिस मामले से गुजर रही है, इसमें अगर हम कोई पार्ट प्ले कर दें कुछ अच्छा, तो हमें तो खुशी होगी, यकीनन खुशी होगी। सो इशू हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कंटेंट चूज़ करते हुए वो किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, वो किस स्टाइल का है। मुझे ये ज़रूर इशू है कि उसकी जिस जगह पे उसको होना चाहिए वो वहीं हो, वो उससे थोड़ा सा नीचे ना हो रहा हो। मतलब अगर रैप है तो उसको रैप ही होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मतलब प्योरिटी होनी चाहिए। चूचों का मरब्बा ना, हाँ, चूचों का मरब्बा ना बनाया आपने, सम अप ही कर दी सारी बात। सो ये ना हो। ठीक है, लेकिन अब ये तो हम बात कर रहे हैं जब जिस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वगैरह होता है। फिर जिस तरह माशाल्लाह आपकी अपनी एक हैं, उस पर वीडियो पे भी मैं बाद में बात करना चाहूँगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि जब आप लिखते हैं, बुलिया जिस तरह आपने लिखा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाना है, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, जिसे मैं देखूं इस तरह सारे, वो लिखते हुए एक तो मौला की आमद है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे जब आप लिखने बैठते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि अच्छा मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, या किस किस्म की चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसमें मैं खुद 100% अपना ही बादशाह हूँ? सर जी, मामला ये है कि सम टाइम एक लाइन आप पे बीतती है, आपके दिमाग में पॉप अप शायद वर्ड होता है, तो वो आपको खुश कर देती है अगर आप सैड होते हैं। ये अब उस क्रिएटिव प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। और आप बड़े हैप्पी होते हैं और एक लाइन आती है और आप बस अफसरदा हो जाते हैं और बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। यानी ये वो लाइन जो वो है जो आपके ऊपर बीत रही है। अब जैसे मैं आप पे हाँ बुल्ला, मैं आप पे मंसूर, मैं हाँ आप तजल्ली, मैं हाँ कोहे तूर। मैं तो मुझे याद है कि जब भी बहुत से गाने हमने किए और वीडियो जो हम कर रहे थे यार लोग, तो उन्होंने मुझे कहा यार शाहजी क्या ये कौन से सब्जेक्ट आप लेके आ जाते हैं, ये तो सारियाँ फायर खान वाली गल्लां। और मैंने कहा नहीं यार ऐसा मामला नहीं है, आपकी अगर नीयत ठीक है ना, आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, कोई बात सामने रखना चाह रहे हैं, तो मालिक के सारे फैसले होते हैं। तो ऐसे में अब वो आर्टिस्ट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये रख रहा है कि ये मालिक कह रहा है कि मैं आप पे यहाँ बुला, मैं आप पे मंसूर, मैं यहाँ आप तजल्ली।
तो आपके ऊपर भी ये चीज़ें भीतरी होती हैं कि आपको एक लम्हे को, जो आपकी आवाज़ है, आपका, आप देखते हैं खलकत को, देखते हैं आँखें, चेहरे, एक्सप्रेशंस, तो उनमें आपको मालिक की फनकारी, मालिक की कला, मालिक नज़र आता है। तो आप इसके अंदर क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है कि मैंने कोई मुराकबे में बैठना है या फलानी स्टेट ऑफ माइंड में मैं आऊँगा तो तब ही आमद होगी। आप चलते फिरते कुछ भी कर रहे हैं और एक फ़ौरन से एक लाइन आपके दिलो दिमाग पे आ गई है, तो अब उसको लिव करने का मामला शुरू हो जाता है। सो आर्टिस्ट जो है वो, जिस तरह शायद मौलाना रूम ने कहा कि मैं फ्लूट हूँ, यानी बांसुरी हूँ, और लोग समझ रहे हैं कि मैं खूबसूरत एक मज़ेदार सा गीत गा रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने असल से जो मैं कट गई हूँ, उस हिजर का, उस जुदाई का रोना रो रही हूँ। तो अगेन पॉइंट वही है कि आपको इस सारे प्रोसेस में आपके ऊपर एक मामला मालिक की तरफ से एक स्टेज पे आपको खड़ा किया जाता है, आपके ऊपर कुछ लफ्ज़, कुछ गीत, कुछ मेलोडीज़ आप पे असरअंदाज होती हैं, आप उनको उसी तरह लिव कर रहे होते हैं जिस तरह बाकी लिसनर्स करते हैं। आप उस पर क्लैप आती है या पत्थर आते हैं, ये फिर मर्जी माड़े सोड़े अल्लाह नहीं। बिल्कुल, अभी जो आपने बात करी, आपदा जी ने एग्जैक्टली यही बात की थी। कहती हैं कि ये मैं सिर्फ एक वेसल ऑफ गॉड हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आगे वो तारीफ़ कर रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं, मुझे जो आ रहा है मैं सिर्फ आप तक पहुँचा रही हूँ, ना वो मेरा अपना है ना मैं उसको क्लेम करती हूँ। तो वो मैं पढ़ ही रहा था। सो अब हम थोड़ी अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगेन जो है वो एक है आप स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे, सारे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, एक है फिर लाइव परफॉर्मेंस जिसमें क्राउड आपके साथ एंगेज कर रहा होता है। और इसी के साथ दूसरा जो मेरा पार्ट क्वेश्चन का वो ये होगा कि वीडियोस में भी यही आता है, कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें ड्रामेटाइजेशन है, जिस तरह आपकी छत्ता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वीडियो जिसमें वो कैरेक्टर्स बने हैं, ऊपर एक चल रहा है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, बट ज़्यादातर जो वीडियोस आपकी नज़र आती हैं वो आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, कभी पहाड़ों पे हैं, कभी बर्फ़बारी में हैं, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? तो पहला पार्ट लाइव परफॉर्मेंस वर्सेस था और दूसरा वीडियो के हवाले से। लाइव में तो जी बड़ा सिंपल सा मेरा रहा है और उसमें मैं ज़्यादा ख़ुद को अनईज़ी नहीं करता। फिर वही स्टार्ट में भी बात आई थी, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इस तरह बैठना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस तरह से इजी हूँ, लेकिन मैं कैमरास को देख के, लाइट्स को देख के या आपको देख के मेरे जहन में ये आए कि नहीं, पता नहीं मैं कुछ चीज़ हूँ और मैं ही हूँ। मतलब इस तरह भी बैठना, मैं अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो हाँ, बैठने में मसला नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि शो ऑफ करने के लिए या प्रिटेंड करने के लिए या दिखावे के लिए मैं अगर अपना पोस्चर चेंज करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं खुद को अनईज़ी कर रहा हूँ। अगले पे तो जो इम्प्रेशन पढ़ना है वल्लाह आलम क्या पड़ेगा। स्टेज पे मेरा यही सिंपल सा फ़लसफ़ा है, वो ये है कि मैं फील कर रहा होता हूँ। आपने किसी से बात करनी है, कोई आपको अच्छा लग रहा है। मुझे याद आ गया ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी GIK, वहाँ पे कॉन्सर्ट था मेरी मदर की डेथ के कोई विदिन वीक। मैं कश्मीर में था और मुझे टीम ने यहाँ से आना था लाहौर से और मैंने वहाँ से कश्मीर से आना था। तो फ़नकार लोगों को यार लोग बड़े ये भी कहते हैं कि ये अजीब लोग हैं यार, ये शायद इनको पैसों का मसला होता है या पता नहीं क्या मसला होता है, ये परफॉर्मेंस छोड़ नहीं रहे होते। बड़े वाक़यात हैं इस किस्म के कि ऑन स्टेज भी डेथ की न्यूज़ मिल रही है और वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सो वो होता ये है कि उसको वो ड्यूटी समझ के कर रहे होते हैं, उसको वो ये इस आपके कैमरास के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरे अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट वो इसको अपना ड्यूटी के, यार हाँ कॉल है तो बस ठीक है कॉल है, अब ये कुछ भी है हमने पहुँचना है, हमने ये करना है। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी हालत बड़ी अजीब थी। सच बात ये है कि मदर की आपकी डेथ हुई है और आपकी सारी बड़ी क्लोज थी मेरे अम्मा जी। तो हम स्टेज पे पहुँचे तो मुझे मतलब इतना मैंने ख़ुद को कभी भी वीक फील नहीं, इससे पहले कभी नहीं किया स्टेज पे फील, यानी कुछ लम्हों के लिए स्टार्ट के।
लेकिन पता नहीं वो चाय वाला बच्चा था कि क्या था, वो उस कैंटीन का, गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी की कैंटीन का बच्चा, मतलब वहीं कहीं नज़र आ रहा था वो, कि मुझे ना क्राउड में वो सेंटर में बच्चा नज़र आया है, मतलब बिल्ली उसकी आंखें, कोरा चट्टा। सर जी उसको सिर्फ देखने की देर थी, मैं इतना रिलैक्स हो गया पता नहीं क्यों, और मैंने पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ उसको देख के मैंने परफॉर्म किया, हर सॉन्ग कि यार मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, उधर कोई डांस हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या है। तो ये बात यहाँ इसलिए आ गई कि ऑन स्टेज आपको बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका किसी से बात करने का दिल कर रहा है, तो मेरी ये है कि अगर आ गई हो कोई बात तो ठीक है, उससे आपने गपशप भी कर ली, आपका जो भी एक जो साथ फेलो म्यूजिशियंस हैं साथ मेरे प्ले कर रहे हैं उनके साथ आपकी गपशप लग रही है, बड़ा हो रहा है वो। विजुअल्स के अंदर ये है कि हाँ, विजुअल्स के अंदर मामला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है चीज़ों का कि एक चीज़ आपने सॉन्ग आप जब बना रहे थे, लिरिक्स आए, कंपोजिशन आई, एक पूरा प्रोसेस होता है ऑडियो का, उस दौरान आपके कुछ जहन में शक्लें भी बन रही होती हैं। तो मेरे जितने भी यार लोगों ने काम किया हमने साथ एज अ डायरेक्टर और डीओपी और बाकी सारी जो बड़े कमाल लोग जितने भी, बड़ा ये एक बड़ी पूरी एक वसी फील्ड है ये भी। सो उनसे मेरा ये ज़रूर रहा है कि एक अपना आइडिया सामने रख दिया कि यार मेरे जहन में इस किस्म की कोई चीज़ आ रही थी लिखते हुए या बनाते हुए। फिर ये है कि ये टीम वर्क होता है कि आपको फिर उस तरफ से आइडिया आया कि यार इसको इस तरह से देख लेते हैं, इसको इस तरह से देख लेते हैं। सो फिर जो सामने शक्ल बन के आती है वो भी अल्टीमेटली तो सर जी वो परवेज़ कलीम साहब की बात है या उनसे शायद कि हम तक पहुंची है किसी और की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उनसे किसी ने सवाल किया कि इस दुनिया में मुख्तलिफ स्टाइल के आर्टिस्ट, बहुत नीचे गाने वाले, बहुत ऊपर गाने वाले, ड्रम्स के साथ गाने वाले, तबले के साथ गाने वाले, सब इतने बड़े बड़े नाम कैसे हो गए। मेहदी हसन खान साहब तो माइकल जैक्सन, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे शकीरा, तो सलामत अली खान साहब किबला, और आबदा जी और इब्रार भाई और आतिफ भाई और राहत साहब, मतलब मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ रेंज हैं, मुख्तलिफ टोन्स हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब मालिक किसी को इज़्ज़त देना चाहता है ना या मशहूर करना चाहता है तो वो लोगों की लिसनिंग पावर जो है ना वो उसके हिसाब से कर देता है। लोगों को वो अच्छा लगने लगता है। सर आखिरी सवाल यही है कि अब वो एक तो हो सकता कौम के नाम अहम पैगाम, लेकिन जो ज़्यादा मेरा बड़ा पैगाम भी ज़रूर दीजिए, बट जनरली अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, असरार कहाँ जा रहे हैं और क्या प्लान है अभी तक का? असरार भाईजान अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ के पास अल्टीमेटली तो भाईजान मालिक खैर से टाइम लेके आए। मामला ये है कि पैगाम जो बात आपने की ना, वो एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ना इनको ख़त्म होना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ये जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ यानी अपनी मिट्टी, अपना कल्चर, अपने कल्चर के अंदर, मैं अगेन वही बता दूं कि कल्चर का मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना हमारा जो बिल्कुल वो ट्रेडिशंस हैं और वो हैं। जब मैं कल्चर कह रहा हूँ तो शायद मेरी तारीफ़ ये है कि जो अपनी खुददारी या अपना हमारा जो मसाला जात हैं, हमारे यहाँ की जो खुशबू है, जो हमारे यहाँ का स्टाइल है, उसके ऊपर मान होना बड़ा ज़रूरी है। और जितना को मेरा एक्सपोजर है दुनिया का, जितना मैं कोई मुल्क शुल्क घूम के आया हूँ, तो ऐसे में हकीकत यही है। अब तो बल्कि वही बात है, घूम के आप ना भी जाएं तो आपको सारा कुछ फ़ोन पे नज़र आ रहा होता है। जो यहाँ जो अपना आप है, जब तक आप इस पे प्राउड फील नहीं करेंगे और आप उसको नहीं खंगालेंगे कि हमारे अंदर, मेरे अंदर, हर इंडिविजुअल से भी बात कर रहा हूँ कि मालिक ने क्या चीज़ ख़ास रखी है, यूनिक क्या चीज़ है, तो फिर आप भेड़ चाल चल के जो है ना वो मामला हल नहीं होता। सो ये जो खुददारी है ना कि अपने अंदर ये चीज़ जगाना कि हम जो हैं वो कोई नहीं है और मालिक ने हमें बड़ा, मेरा इस मुल्क को लेके बड़ा, आज शायद पहली दफ़ा ही ये डिस्कस करने लगा हूँ कि पाक सरज़मीन और इसके नाम को लेके और इसकी
इसके होने को लेके मेरे बड़े बड़े बहुत बियॉन्ड ख्यालात हैं इसके रीज़न को लेके कि इसका ये मुल्क है किस तरह से है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है कि पूरे पाकिस्तान में हम ट्रैवल करते हैं, अगर कॉन्सर्ट ना भी हो रहे होते हैं हमें बाइक शाइक पे निकल के भी ट्रैवल कर लेते हैं। तो उसके ऊपर प्राउड होना, अपने आप को, अपनी खुददारी को देखना कि हम कौन लोग हैं, और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सेस का शिकार ना होना कि नहीं यार हम तो इन चीज़ों में जो है ना बड़े पीछे हैं और ये है वो है। मैं यूएस चक्कर मार के आया तो मुझे भी ये हुआ कि यार अच्छा ये तो दुनिया कुछ और है और हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से हम एलिया शूट करने कुछ दिनों बाद चले गए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, वो सारा देवसाई और ये KKH और ये सारा हम फिर के आए। मेरे सारे कॉम्प्लेक्सेस और सारे मामला, मैंने कहा यार हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो हर लिहाज से वो तो कहीं नहीं है। तो मैसेज ये है भाईजान कि जो आप लोग हैं वो कोई नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। किसी से ज़्यादा इंस्पायर होने की या ज़्यादा वो कहते हैं ना अपना किसी का मुंह लाल देख के अपना चंडा मार के लाल नहीं करना, जैसा है उस पर बड़ा शुक्र है। सो जैसे ही आप शुक्र अदा करते हैं तो मालिक जो है ना मज़ीद आपको रंग लगा देता है। बाकी जो दूसरी बात थी वो ये थी कि भाईजान अल्टीमेटली मालिक की तरफ का सफ़र है, अगले लम्हे का पता कोई नहीं है कि यहाँ से उठ के जो है ना घर पहुँचेंगे या नहीं। सो उसके लिए आमीन है, बिस्मिल्लाह। बाकी इस किस्म के गोल्स कि जी मैं म्यूज़िक में क्या कर रहा हूँगा या मेरी क्या मामला है, इसको मैं उस तरह से प्लान करके कभी भी नहीं चला। सो जो मालिक की रज़ा उसमें आमीन है, बिस्मिल्लाह। ले सर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। आपके सर टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, बड़ा कुछ सीखने को मिला इसरार के मुतालिक और जर्नली भी टुवर्ड्स लाइफ। बट इसी नोट पे जी आज की हम एपिसोड का अख्ताम करते हैं। और वंस अगेन फॉर योर टाइम, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड्स वगैरह जो हैं वो आती रहेंगी, उसके लिए ट्यून्ड रहें। थैंक यू।